नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोका चैनल पर। आज हम करेंगे मनु भंडारी का उपन्यास महाभोज। आज हम इसमें जो मूल कथ्य है उसके बारे में जानेंगे। इससे पहले भी महाभोज पर एक वीडियो मैं बना चुकी हूँ जिसमें पात्र परिचय दिया गया है। उस वीडियो का लिंक मैं यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, तो आप वहाँ से उस वीडियो को देख सकते हैं। तो आइए आज का विषय शुरू करते हैं। मनु भंडारी का ये उपन्यास सन 1979 ईस्वी में लिखा गया। मनु भंडारी का ये पहला राजनीतिक उपन्यास है। जिस समय स्त्रियों के लिए घर की देहरी लांघना मुश्किल था, ऐसे समय मनु भंडारी द्वारा महाभोज लिखना किसी क्रांति से कम नहीं था। देखिए, पहले तो किसी स्त्री के द्वारा लिखा गया या मनु भंडारी के द्वारा लिखा गया पहला राजनीतिक उपन्यास है। और दूसरा, ये जैसी परिस्थितियां थी उस समय अगर ऐसा उपन्यास किसी स्त्री के द्वारा लिखा जाए तो वास्तव में वो समाज में क्रांति लाने जैसा ही होगा, क्योंकि ये वो समय था जब स्त्रियों की शिक्षा या उनकी स्वतंत्रता दोनों ही बहुत ही संकीर्ण क्षेत्र में थी, या दोनों में बहुत संकीर्णता थी। कलम चलाना तो बहुत बड़ी बात है, उन्हें अपने घूंघट से बाहर आने का भी अगर कहें तो अधिकार नहीं था। लेकिन मनु भंडारी इसकी अपवाद हैं और उन्होंने अपने इस समय में एक नई क्रांति अपनी कलम के माध्यम से लाने का कार्य किया है। इस उपन्यास की अगर शुरुआत की बात करें तो इस उपन्यास की शुरुआत विशेषर की हत्या से होती है। विशेषर उर्फ बीसू सरोहा गांव का दलित युवा था। शोषित, पीड़ित, दमित और वंचितों को न्याय दिलाना ही उसके जीवन का मुख्य उद्देश्य था। बीसू की प्रसिद्धि इसीलिए भी थी क्योंकि उसने हरिजन बस्ती में आग लगाकर लोगों को जिंदा जला देने वाले अपराधियों को सजा दिलाने का भी दृढ़ संकल्प लिया था। और शायद यही उसकी मौत की वजह भी रही कि उसने उन अपराधियों को सजा दिलाने का संकल्प लिया था जो राजनीति की सत्ता पर काबिज थे। उन अपराधियों को जो अपने सत्ता के दम पर सामान्य मानव को किसी भी तरह से उसके जीवन से खिलवाड़ करने का अधिकार रखते थे। तो उन अपराधियों को सजा दिलवाने का बीसू को क्या उसका परिणाम भुगतना पड़ा, वो थी उसकी मौत, यानी बीसू की हत्या कर दी गई या बीसू की हत्या यहाँ पर अगर देखें तो एक केंद्रीय घटना के रूप में भी इस उपन्यास में हम देख सकते हैं। बीसू एक ईमानदार, कर्तव्यनिष्ठ और दृढ़ संकल्पी था। उसको भ्रष्ट लोकतांत्रिक प्रणाली का शिकार होना पड़ता है। एक ऐसी प्रणाली जिसमें ऊपर से देखने पर सब स्याह और सफेद हैं, लेकिन भीतर गहराई में ढेरों इंसान रूपी खूनी गिद्ध ताक में बैठे हुए हैं जो कभी भी किसी भी वक्त हमला कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पर राजनीति में जो गंदगी है उसको दिखाने का प्रयास किया है कि देखने में तो राजनीति सफेद दिखाई देती है, ऊपर से अगर देखें तो राजनीति का रंग सफेद माना गया है, लेकिन उसके भीतर अगर देखें तो इंसान रूपी खून का सेवन करने वाले गिद्ध ताक में बैठे हैं कि कब उन्हें कोई अवसर मिले और वो सामान्य जनता को लपक लें या सामान्य मानव को लपक लें। जब भी उन्हें ऐसा अवसर मिले उसी समय वो हमला करने के लिए तत्पर दिखाई देते हैं। विशेषर की हत्या सिर्फ एक दलित युवक की हत्या नहीं, वरन वह लोकतांत्रिक प्रणाली की भी हत्या थी जिसमें शिक्षा और समानता जैसे अधिकारों को शामिल करने की आदर्श बातें की जाती रही है। क्योंकि किसी भी देश या समाज में अगर विकास करना है या विकास की नींव रखनी है तो हमें इन दोनों, कौन सी, शिक्षा और समानता को ध्यान में रखना होगा। और जहां पर ये दोनों चल रही है, सुचारू रूप से इनको महत्व दिया जाएगा, वही देश और वही समाज विकास करेगा। समानता यहाँ पर किसकी है? मानव में समानता, जाति पाति में समानता, धर्म में समानता, या अगर हम कहें सबको समान अधिकार, एक समाज में सबको एक जैसे अधिकार, समान अधिकार, सबको शिक्षा प्राप्ति का अधिकार। क्योंकि अगर समाज में जागरूकता आ सकती है तो वो केवल और केवल शिक्षा के माध्यम से आ सकती है। तो ऐसे अधिकारों की समाज में आवश्यकता है, लेकिन ये दोनों ही अधिकार नेता देने में असफल है या वो देने का प्रयास ही नहीं करते। अपने इस उपन्यास के माध्यम से मनु भंडारी ने ऐसे कुत्सित और कुंठित राजनीति को उजागर किया है जिसमें चारों तरफ सत्ता यानी सिंहासन, कुर्सी को हथियाने की होड़ मची हुई है। सत्ता हासिल करने की ये आपसी होड़
एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक ही सीमित नहीं, वरन समाज को भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। चुनावी प्रक्रिया के दौरान वर्षों से बैठे भूखे नेता गरीबों को झूठे आश्वासन देते नजर आते हैं, और ये आश्वासन केवल तभी तक है जब तक उनको वोट की प्राप्ति नहीं हो जाती। वोट प्राप्ति के बाद वो नेता उनसे किनारा कर जाते हैं, गरीबों को उनके बदहाल पर छोड़कर वो वहां से खिसक जाते हैं। वैसे पिछले चुनाव में हारने के बाद सुकुल बाबू ने बकायदा ऐलान कर दिया था कि वे अब सक्रिय राजनीति से संन्यास ले लेंगे और जीवन के बचे हुए दिन जनता की सेवा में ही बिताएंगे। ये वही बात है कि अवसर आने पर सुकुल बाबू ने भी उस राजनीति में अपना कदम आगे बढ़ाने का प्रयास किया, या जैसे ही उन्हें अवसर मिला उन्होंने उस अवसर को जाने नहीं दिया। उन्होंने कह तो दिया कि वो राजनीति से संन्यास ले लेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। पहला अवसर आते ही वे लपक लिए। क्या करते? पद से उतरने के तुरंत बाद उन्होंने ये महसूस किया कि जनता की सच्ची सेवा उच्च पद पर बैठकर ही की जा सकती है। यानी जब तक वो सिंहासन पर बैठे हैं, कुर्सी पर बैठे हैं, तभी तक सच्ची सेवा हो सकती है। अगर वहां से उतर गए तो उनकी स्वयं की कदर कम हो जाएगी, स्वयं की पूछ कम हो जाएगी, उनकी शक्ति कम हो जाएगी। सत्ता में अगर वो रहेंगे तो उनके पास अधिकार और शक्ति दोनों ही रहेंगे, और वो मनचाही अपनी जो भी उनके कार्य हैं या स्वार्थ है उसको वो पूर्णतः सिद्ध कर पाएंगे। उपन्यास में अभिव्यक्त वोट की इस राजनीति में दलितों के साथ जो अमानवीय अत्याचार होते हैं, वे इस बात को पूर्णतः सिद्ध करते हैं कि शक्तिशाली हमेशा अपने दुर्बल पर काबिज होकर अपनी श्रेष्ठता के प्रतिमान गढ़ता आया है। काबिज यानी कब्जा करके, अधिकार करके, तथा कमजोर इसी दुर्बलता के कारण अपना जीवन भय के माहौल में ही बिता देता है। भय यानी डर, उसे प्रत्येक क्षण डर रहता है अपने जीवन को बचाने के लिए, अपने पेट को भरने के लिए। राजनीति में जो लोग हैं उन लोगों से कैसे वो अपने जीवन को बचाए, और यहाँ पर ये दिखाया गया है किसके माध्यम से? वोट के इस राजनीति के माध्यम से, कि वोट के लिए जो नेता है साधारण जनता का खूब आदर सम्मान करते हैं, लेकिन जैसे ही वोट उनको मिल जाता है तो वो आतंक का माहौल उत्पन्न कर देते हैं। चुनाव के समय बीसू की हत्या से मिले मौके को दोनों ही नेता, कौन कौन से? एक तो सुकुल बाबू जो पहले ही मुख्यमंत्री रह चुके हैं, दूसरे दा साहब जो वर्तमान समय में मुख्यमंत्री है। ये दोनों ही अपने हाथ से इसकी मृत्यु का जो सुनहरा अवसर इनको नजर आता है वो जाने नहीं देना चाहते, क्योंकि बीसू की मौत उनके लिए सफलता की सीढ़ी से कम नहीं है। दोनों ही नेता बीसू की हत्या के मामले पर अपनी हमदर्दी जताकर समस्त दलित वर्ग के वोट को अपनी झोली में डालने पर उतारू हैं। और ये केवल बीसू के जीवन क्रम से जुड़ा हुआ घटनाक्रम नहीं है, बल्कि ये आज भी अगर हम देखें तो हमारे समाज में चारों तरफ ऐसे बीसू भी नजर आ जाएंगे, और उस बीसू की हत्या पर रोटियां सेकने वाले नेता भी आज हमारे आसपास मंडराते हुए आप देख सकते हैं। बीसू का मित्र बिंदा, जिसके ऊपर बीसू की हत्या का सबसे गहरा आघात पहुंचा है, वह इन नेताओं की ढोंगी प्रवृत्ति को भली भांति जानता है तथा भाषण के बीच में उठकर चीख चीख कर बोलता है, कहाँ रखा है पदवद, भूल जाइए अब सब। विरोधी दल के नेता इस घटना को ऐसा भुनाएंगे कि हम सब तापते ही रह जाएंगे। ये बीसू की नहीं, समझ लीजिए एक तरह मेरी हत्या हुई है। बिंदा क्योंकि पढ़ा लिखा युवक है, नेताओं के छल और कपट को जानता है, और वो ये भी जानता है कि बीसू की हत्या किस प्रकार से हुई है, तो उसी बात को आधार बनाकर वो भरी सभा में इस बात का उद्घाटन करना चाहता है या लोगों को जागरूक करने का प्रयास करना चाहता है कि तुम यहाँ से चले जाओ, ये नेता ढोंगी हैं, ये ढोंग करने वाले हैं। अब उन्हीं नेताओं को संबोधित करते हुए कहता है कि भूल जाइए पद वद, यानी सब जिस पद की प्राप्ति के लिए आप जो वोट की राजनीति कर रहे हैं, आप उस पद को भूल जाइए। वो लोगों को जागरूक करने के लिए बताता है कि ये केवल बीसू की हत्या नहीं बल्कि मेरी ही हत्या है, मेरी हत्या हुई है। लेखिका ने यहाँ बिंदा के माध्यम से आज की मौजूदा प्रणाली पर प्रश्न चिन्ह खड़े किए हैं। न्यायपालिका से लेकर कार्यपालिका तक कोई भी संस्था नहीं जिसमें मिलावट न हो। यही कारण है कि आज हर जगह अन्याय अत्याचार की तस्वीरें दिखलाई पड़ रही हैं, जो कि भविष्य के लिए किसी अंधकार से कम नहीं है। देखिए, चाहे न्याय प्रणाली है चाहे कार्य प्रणाली, दोनों ही ऐसी व्यवस्थाएं हैं जिनसे सामान्य जनता को बड़ी ही उम्मीद रहती है, लेकिन
इस उपन्यास में लेखिका ये बताना चाहती हैं कि दोनों में ही मिलावट आ गई है और इसी कारण आज अगर देखें तो चारों तरफ अन्याय और अत्याचार बढ़ रहा है। भारतीय समाज में राजनीतिक जीवन में घुसपैठ करती मूल्य विहीनता और तिकड़म को महाभोज गहरी संलग्नता के साथ उद्घाटित करता है। आज राजनीतिक व्यक्ति समाज और साहित्य का सबसे बड़ा खलनायक है। दास साहब के दोहरे व्यक्तित्व को, उनके अंदर के शैतान और ऊपर के सतरूप को मनु भंडारी ने आश्चर्यजनक विश्वसनीयता के साथ साधा है। विशेषर, बिंदा और हीरा उस दलित वर्ग के प्रतिनिधि पात्र हैं। उनके शव पर राजनीति के गिद्ध जीम रहे हैं क्योंकि राजनीति में मूल्य विहीनता आ गई है और इसी मूल्य विहीनता के कारण चारों ओर महाभोज जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है। किसका महाभोज किया जाता है? विशेषर, बिंदा और हीरा जैसे गरीब सामान्य मानव का, जो न्याय की उम्मीद करते हैं। उन्हीं का महाभोज राजनीति में बैठे हुए नेता जो गिद्ध के रूप में मंडरा रहे हैं, वो उन्हीं का महाभोज करने के लिए तत्पर नजर आते हैं। मनु भंडारी ने यहाँ केवल राजनीति ही नहीं बल्कि धर्म की राजनीति का भी खूब बेबाकी से चित्रण किया है। आज धर्म को आधार बनाकर राजनीति करने वाले नेताओं और साधुजनों की कोई कमी नहीं। गली कूचों से लेकर मंदिरों तक बड़े बड़े भव्य समारोह में आसानी से ऐसे सिद्धस्त नेताओं के दर्शन होना आम बात है और ये नेता धार्मिक मुखौटा पहनकर जनता के बीच हर दिन गंदी राजनीति का न सिर्फ खेल खेलते हैं वरना या अपितु उन्हें भरमाकर सहयोग प्राप्त करने में सिद्धस्त होते हैं। यानी ये उनको भरमाते हैं, बरगलाते हैं, उनको झूठे आश्वासन देकर उनसे वोट प्राप्त करने के लिए सिद्धस्त हो गए हैं, कला कुशल हो गए हैं। किस लिए? केवल और केवल राजनीति में या सत्ता प्राप्ति के लिए। महाभोज के दास साहब इसी धर्म का मुखौटा पहनकर अपनी घिनौनी राजनीति को अंजाम देते हैं। वे न सिर्फ लोगों को गीता जैसे धार्मिक ग्रंथ के उपदेश देते हैं बल्कि सभी घरों में गीता की एक एक प्रति भी बंटवाते हैं। उनका इस कदर गीता प्रेमी होना धार्मिक राजनीति को मुख्य रूप से प्रचारित और प्रसारित करना होता है। एक तरफ दास साहब गीता के माध्यम से धार्मिक आदर्शों पर चलने की बात करते हैं तो दूसरी तरफ बीसू के मित्र बिंदा की गिरफ्तारी का जो षड्यंत्र रचते हैं उससे उनका पाखंडी व्यक्तित्व नजर आता है। देखिए, एक तरफ तो बीसू की हत्या करवा देते हैं, दूसरी तरफ वो गीता की बात करते हैं। गीता जो हिंदू धर्म का सबसे पवित्र ग्रंथ माना गया है उसको आधार बनाकर लोगों को अपने साथ जोड़ने का प्रयास करते हैं और लेकिन मन में जो छल और कपट भरा हुआ है वो गीता के नीचे दबाने का प्रयास करते हैं। तो ये ढोंगी प्रवृत्ति धर्म को आधार बनाकर अपनाते हैं जिससे कि उनके दोहरे व्यक्तित्व को देखा जा सकता है। आज राजनीति को धर्म से जोड़ने वाले नेताओं की तादाद बहुत ज्यादा हो गई है। तादाद यानी संख्या। आए दिन समाचारों में सांप्रदायिक दंगे, हत्या, बलात्कार जैसी घटनाएं विषय बनी हुई है जिसका महाभोज कि बिंदा और सक्सेना की भांति घातक परिणाम हम सभी को भुगतना पड़ रहा है। देखिए, बिंदा जो बीसू का मित्र है उसे बीसू की हत्या के आरोप में फंसा दिया जाता है और सक्सेना जो एक पुलिस अधिकारी है और बीसू की हत्या का पर्दाफाश करना चाहता है, उसे राजनेता अपनी रास्ते से हटाने के लिए उसका वहां से ट्रांसफर करवा देते हैं, उसे वहां से निलंबित कर देते हैं। दोनों को अपने ही कर्मों का भुगतान करना पड़ा, लेकिन कौन से कर्मों का? सही मार्ग पर चलने का भुगतान करना पड़ा। जबकि राजनीति कैसी है? जो राजनीति ढोंगी प्रवृत्ति की है या स्वार्थ सिद्ध की जो राजनीति है वो न्याय को नहीं देखती, अन्याय के मार्ग पर चलकर भी वो अपना स्वार्थ सिद्ध करने में कतई पीछे नहीं है। तो इस उपन्यास में अगर मूल कथ्य की ओर ध्यान दे तो यह उपन्यास अपराध के राजनीतिकरण और राजनीति के अपराधीकरण की कथा है। यानी अपराध को किसके नीचे छुपा दिया जाए? राजनीति के नीचे। और राजनीति किसका केंद्र है? अपराध का केंद्र बन गई है। इसमें राजनेता, अपराधी, नौकरशाही और प्रेस के खतरनाक मानवघाती गठबंधन को बेनकाब किया गया है। बीसू की हत्या करने वाले जोरावर सिंह का बचाव अपराध का संरक्षण है। बीसू की हत्या में बिंदा को हत्या का आरोपी बनाकर उसे जेल भेजने वाले डीआईजी सिन्हा की पदोन्नति अपराध करने के लिए पुरस्कार देने के समान है। तो यहाँ पर जो जोरावर अपराधी है जिसने हत्या की है उसको संरक्षण किसके द्वारा मिलता है? राजनीति के द्वारा। और जो प्रशासनिक व्यक्ति है, प्रशासन से जुड़े हुए जो डीआईजी हैं जिनका काम न्याय दिलवाना है,
उनको पुरस्कार किसके लिए मिलता है? उस निर्दोष व्यक्ति को फंसाने के लिए जिस पर बीसू की हत्या का आरोप लगा दिया जाता है। तो यहाँ पर देखें तो सब उल्टा चल रहा है, कहीं भी न्याय की बात नहीं है। कहीं भी अगर हम देखें तो जो न्याय उनको मिलना चाहिए या जो कार्य प्रणाली सुचारू रूप से चलनी चाहिए उसकी बात यहाँ पर नहीं की गई है, बल्कि सच बोलने वाले या सच पुलिस रपट तैयार करने वाले एसपी सक्सेना का निलंबन अच्छे काम के लिए पुरस्कार के बदले दंड है। जो एसपी सक्सेना जो सही रिपोर्ट तैयार कर रहे थे उनको अच्छे काम के लिए क्या पुरस्कार दिया गया? दंड दिया गया। किसका दंड? वहां से निलंबन का दंड। उन्हें अपनी पद से हटा दिया गया, वहां से उनका ट्रांसफर कर दिया गया। और जोरावर सिंह को टिकट तो नहीं दी लेकिन सजा से बचा लिया। कैसे? उसके अपराध के लिए, और उसे राजनीति से दूर रखकर उसे राजनीति के लिए उपयोगी बनाए रखा। यही उनकी रणनीति है। जोरावर सिंह जो अपने स्वभाव के कारण या गुंडा प्रवृत्ति के कारण अपना विशेष रुतबा रखता है उसको बचा लिया गया। किस लिए? राजनीति के लिए उपयोगी है, इसीलिए उसे बचा लिया गया। लेकिन वो क्योंकि अपराधी था पर उसे सजा या दंड उसे नहीं मिला। तो इस उपन्यास के कथ्य के आधार पर देखें तो हमें यह कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि मनु भंडारी का उपन्यास महाभोज अपने नाम को पूर्णतः सार्थकता प्रदान करता है। महाभोज का मतलब क्या है? बड़ा भोज, बड़ा आयोजन, जिसमें खाने के लिए बड़े बड़े लोग आमंत्रित किए जाते हैं। किंतु यहाँ पर बड़ा भोज किसी खाने विशेष को लेकर नहीं है, बल्कि व्यक्ति वर्ग की अस्मिता से जुड़ा हुआ है। उस व्यक्ति विशेष से जो निम्न मानव है, गरीब मानव है, गरीब जनता है, उस वर्ग की अस्मिता से जुड़ा हुआ है। यानी जो उच्च पद पर आसीन या उच्च सिंहासन पर आसीन नेता हैं वो गिद्ध के समान है और इस सामान्य या निम्न वर्ग का वो भोज करने के लिए तत्पर नजर आते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि उपन्यास आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा जो आज हमने इसका कथ्य किया है, और ये आपके लिए उपयोगी भी सिद्ध हो, ऐसी मेरी कामना है। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह चैनल से जुड़े रहें।